Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. सो आज है 3 नवंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज है 3 नवंबर और आज के दिन वर्ल्ड बायोस्फीयर डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो इससे रिलेटेड एक आज बहुत अच्छा एडिटोरियल पेपर में आया है, ये हम देखेंगे. केरला गवर्नमेंट ने केरला के गवर्नर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगैन एक रिट पिटिशन फाइल की है अबाउट द डिलेज ऑफ बिल, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात की थी. देन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्डिक्ट दिया है. क्या है ये वर्डिक्ट, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. देन ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट लगातार न्यूज़ में बरकरार है, तो क्या न्यूज़ है और हमें क्या मालूम होना चाहिए ईडी से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे. एंड लास्टली इंटरनेशनली हमारे पास लेबनान का जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है, इन्होंने इजराइल पे कुछ स्ट्राइक्स किए हैं, कुछ पोजीशंस को टारगेट किया है. तो हिजबुल्लाह के बारे में जानेंगे और बेसिकली जियोग्राफिकली पर्सपेक्टिव से लेबनान की लोकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. So our first article today is related to biosphere reserves. तो आज 3 नवंबर है और 3 नवंबर के दिन वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेट किया जाता है. लास्ट ईयर 2022 से 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे के तौर पे डेजिग्नेट किया गया. तो आज सेकेंड एनिवर्सरी है वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे की. This day is celebrated to raise awareness of the importance of biosphere reserves and also to promote the conservation and sustainable use of biosphere reserves. तो इसी से रिलेटेड आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है which says that biosphere reserves are evolving as the pockets of hope. तो जो क्लाइमेट चेंज, जो करंट हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उस वेक में बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इमर्जिंग एज द पॉकेट्स ऑफ होप. नाउ इससे पहले कि हम इस आर्टिकल की फाइन डिटेल्स में जाएं, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें क्लियर करनी है. जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, व्हाट आर द मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, एंड अ स्लाइट आइडिया ऑफ द स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड. सो बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है जो कि यूनेस्को प्रोवाइड करता है ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ पे नेचुरल या फिर कल्चरल लैंडस्केप्स हों जो कि काफ़ी बड़े एरिया में एक्सटेंड करते हों. ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड बेस्ड भी हो सकते हैं, मेरीन इकोसिस्टम बेस्ड भी हो सकते हैं. बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में एक बैलेंस क्रिएट होता है बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर. तो नेचर को प्रिजर्व करते हुए इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट इनको साथ में लेकर चलना, ये एक मेन आइडिया है बायोस्फीयर रिजर्व्स का. तो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स को नॉमिनेट करती है और वो एरियाज उसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन में भी रहते हैं. हालांकि हमारे पास इंटरनेशनली इंटरगवर्नमेंटली एक प्रोग्राम है यूनेस्को का, मैब प्रोग्राम, विच इज़ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके अंदर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट हैं उन्हें प्रमोट किया जाता है. एक साइंटिफिक बेसिस इस्टेब्लिश किया जाता है जिससे कि लोगों के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में, मैन और बायोस्फीयर के बीच में एक रिलेशनशिप एनहांस हो सके. एंड ये जो स्टेटस है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होता है. बायोस्फीयर रिजर्व के मेनली 3 जोन्स होते हैं. आपने इसको बहुत डिटेल में अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ा होगा, बट एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि बायोस्फीयर रिजर्व के 3 मेन जोन्स हैं: कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन एरिया. कोर की अगर हम बात करें, कोर जोन की अगर हम बात करें, तो ये वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन है. ये वो एरिया है जहाँ पे उस लैंडस्केप का, उस इकोसिस्टम का, वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, जो जेनेटिक वेरिएशन वहाँ पे प्रेजेंट है, उसे कंजर्व किया जा रहा है. कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती. दिस इज़ द स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम कहते हैं कोर एरिया. राइट, इस कोर के आसपास होता है बफर. ये वो एरिया है जो कि कोर को एडजॉइन करता है. यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं जो कि इकोलॉजिकली साउंड हैं, जो कि इकोलॉजिकली कोई हार्म नहीं पहुँचाती. जैसे कि आप यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, इस एरिया की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पसेस के लिए यहाँ पे आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं. तो ऐसी प्रैक्टिसेस जिसका इकोलॉजिकली साउंड है, कोई डैमेज नहीं होता, वो बफर जोन में अलाउड होती हैं. देन
कम्स ट्रांजिशन एरिया। अब देखें, ट्रांजिशन एरिया वो एरिया है जहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं वो इस एरिया को अपने सोशल या कल्चरल यूज़ के लिए या फिर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो ट्रांजिशन एरियाज़ में अलाउड होती हैं, बट ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हैं, राइट। तो ये 3 मेन एरियाज़ होते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स के। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स नोटिफाइड हैं। अगर इनका एरिया मिला लिया जाए तो इंडिया का 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर आता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको अपने पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं कि विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। So the first biosphere reserve in India is basically Nilgiri Biosphere Reserve. As you know, Nilgiri means blue mountains. जो आपको तमिलनाडु, कर्नाटका और जो केरला का रीजन है वहाँ पे जो नीलगिरी माउंटेन्स का स्ट्रेच है वहाँ पे हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व was the first biosphere reserve of India. Similarly, अगर मैं आपसे पूछूं which one is the largest biosphere reserve, देन अगैन गुजरात में हमारे पास है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर इन गुजरात इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। एंड तभी आपको स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए दैट विच वन इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारे आसाम में दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वेरी मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में काफ़ी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस काफ़ी प्रोमिनेंट है। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट काफ़ी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में प्रेजेंट हैं, राइट। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, मतलब कोई ऐसे रिजर्व्स जो कि एक से ज़्यादा कंट्री के बीच में प्रेजेंट हो। तो वो एरिया जिस कंट्री में फॉल करता है वो कंट्री उस एरिया की कंजर्वेशन पे ध्यान देती है। इससे मल्टीपल कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन भी दिखता है कि येस वी हैव 22 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व्स एज वेल। एक फैक्ट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर हम हमारे नेबर्स देखें तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ये ऐसे कंट्रीज़ हैं विच डू नॉट हैव बायोस्फीयर्स एज ऑफ नाउ। हालांकि हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर दुनिया में स्पेन, रशिया और मेक्सिको में है। स्पेन छोटा सा कंट्री है और वहाँ पे 53 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। रशिया इज़ ह्यूज, रशिया में 48 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सिमिलरली मेक्सिको हैज़ 42 बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं विच हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन दैट। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आज हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो इम्पोर्टेंस है उसे हाईलाइट किया गया है। एज यू कैन सी द टाइटल एज वेल, कहा गया है कि जो प्रेजेंट क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है इसमें हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स पॉकेट ऑफ होप हैं। वो कैसे? सी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बेसिकली दोज हिडन ओएसिस या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड है। ये पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे ट्रीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी है, तो जो कार्बन सिंक इस एरिया का है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। हमारी जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसे बढ़ाता है। एज ऑफ नाउ बायोस्फीयर रिजर्व आप कह लीजिए दीज आर ज्वेल ऑन आवर लैंड। हमारे कोस्टल या मेरीन इकोसिस्टम के ये ज्वेल्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्टेड है, इकोलॉजिकली हम यहाँ पे हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल में है, क्लाइमेट रेजिलियंस आ रही है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे नेचर और ह्यूमन बींग्स आपस में एक सिम्फनी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। एंड इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी बात हम कह रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे नेचर को एक रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सी, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत अलग अलग हैं। वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। कहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही है, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, अल्पाइन डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। तो जिस वजह से क्या है कि हमारी अर्थ पे वी हैव डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड जो कि बहुत यूनिक हैं और एंडेंजर्ड भी हैं। तो ऐसे केस में इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में बायोस्फीयर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ में बायोस्फीयर रिजर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है।
ऐसा नहीं है कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ओके सिर्फ नेचर को प्रोटेक्ट करना है, नो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन कैसी हो, सस्टेनेबल। एंड जब भी हम हमारी क्लाइमेट चेंज की फाइट की बात करते हैं, कार्बन सिंक इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो एरियाज जहाँ से हम एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे फॉरेस्ट, हमारे ओशंस, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स एक इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक हैं जो हमारी फाइट में हेल्प करते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं। यहाँ पे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में, जैसे कि हमने मैप की भी बात की थी, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एंड जो प्रोग्राम है, इसमें सिग्निफिकेंस दी जाती है कि मैन और एनवायरनमेंट का आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को एनहांस किया जाता है ताकि लाइवलीहुड भी इम्प्रूव हो, इकोसिस्टम भी सेफ गार्ड हो और साथ ही में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो ऐसे केस में लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी है उसका रोल बहुत बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटी दे आर वर्किंग टुगेदर कि सुंदरबंस के जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको मैनेज किया जाए। द लोकल कम्युनिटी इज़ कमिंग फॉरवर्ड। सिमिलरली गल्फ ऑफ मन्नार हमारे इंडिया में, वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ स्पेशली विमेन, दे आर ऑल्सो मेकिंग देयर एफर्ट्स कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, यूथ मिलकर एंगेज हो रहे हैं, इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ध्यान रखें, इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म, राइट। एंड सिमिलरली गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया प्लास्टिक चेक पॉइंट्स का, क्योंकि देखें हमारे पास टूरिज़्म की जब बात आती है तो वहाँ पे ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो, वो हमेशा सबसे ज़्यादा एरियाज़ पे टूरिज़्म का फुटफॉल ज़्यादा होता है और साथ ही में प्लास्टिक वेस्ट भी बढ़ता है। तो इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट ने क्या किया, प्लास्टिक चेक पॉइंट्स बनाए जहाँ पे जो कम्युनिटी मेंबर्स थे वो टूरिस्ट के व्हीकल्स को चेक करते थे फॉर द प्लास्टिक वेस्ट, उन्हें कलेक्ट करते हैं, रिसाइकल करते हैं एंड दे यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, राइट। सो ये जो ग्लोबल चैलेंजेस का टाइम चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम चाहते हैं, तो ऐसे केस में बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई इस तरह का दिन जैसे कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, वो एक तो हमें अवेयर करता है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑल्सो नीड टू बी कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। हमारे पास आज के टाइम पे कितने थ्रेट्स हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन, इन्वेजन ऑफ द स्पीशीज़, लैंड यूज चेंजेस, तो इन सब में हमें बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। हमने सिमिलर टॉपिक, रादर सेम टॉपिक हमने हमारी लास्ट डेली न्यूज़पेपर वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने देखा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की थी दैट ही इज़ डिलेइंग द बिल्स, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो चुका है। तमिलनाडु से पहले पंजाब सेम कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में कर चुका है। अब हमारे पास तीसरी स्टेट केरला गवर्नमेंट ने भी केरला के गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ये डिक्लेयर किया है कि वहाँ पे गवर्नर जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। द गवर्नर इज होल्डिंग द बिल्स विच वर पास्ड बाय द स्टेट असेंबली फॉर द लॉन्ग एंड इनडेफिनिट पीरियड, अगैन क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। अब यहाँ पे आप समझिए, हमने लोगों ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना है, दे आर मेकिंग द बिल्स फॉर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उन बिल्स को असेंट देता है गवर्नर, जिसके बाद वो बिल्स एक्ट बनते हैं। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 200 ये पावर गवर्नर को देता है कि ओके लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी बिल्स हैं उसे कौन पास करेगा, गवर्नर पास करेगा, गवर्नर अपना असेंट देगा। अब गवर्नर के पास यहाँ पे चॉइसेस हैं, गवर्नर कैन गिव द असेंट, गवर्नर कैन विदहोल्ड द असेंट एंड गवर्नर कैन रिजर्व दिस पर्टिकुलर बिल फॉर द प्रेजिडेंट। और अगर गवर्नर ने ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो अंडर आर्टिकल 201 ये जो पावर है उस बिल को लेकर वो ट्रांसफ़र हो जाती है टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखा था कि आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 बेसिकली क्या है, राइट। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ को स्टेट किया गया है कि अगर गवर्नर ना तो बिल को वापस रिटर्न कर रहे हैं फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द हाउस,
ना ही उस बिल को असेंट मिल रहा है। rather for long and indefinite period the bills are delayed, the governor is sitting on it, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो रुक जाती है। हालांकि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा है कि बेशक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है गवर्नर के लिए कि वो कितने टाइम में एक बिल को उनको अपना रिस्पॉन्स उसे देना है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल जो बिल्स हैं उनको या तो आप रिटर्न कर दीजिए या फिर असेंट दे दीजिए। गवर्नर शुड नॉट डिले ओवर द बिल्स। तो एज सून एज पॉसिबल एक्सप्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया था। अभी जो रिसेंट इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे अब पंजाब, तमिलनाडु के बाद अब केरला ने भी सेम इशू रेज़ किया है, सो वी विल सी कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या कोई मेजर जजमेंट आती है या नहीं। सो वी विल कीप एन आई ऑन दिस। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी विच चैलेंज दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स इसे लेकर आ रहे हैं। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई जजमेंट दे सकती है, तो इस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी डोनेशंस कर सकती है एंड इसमें जो डोनर है उनकी अनोनिमिटी मेंटेन रहती है। तो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इन डिनोमिनेशंस में बॉन्ड इशू करता है कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें 1% से ज़्यादा वोट मिले होने चाहिए। 1% से कम वोट नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा वोट होने चाहिए। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस रिसीव कर सकती है। अब इसका मेन आइडिया था कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आना। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो पार्टीज़ हैं अब वो उनका एक बैंक अकाउंट बन जाएगा एंड उससे क्या होगा कि उनको जो डोनेशंस मिल रही हैं वो एक बैंकिंग चैनल से होंगी, एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस होगी इसके साथ। एंड इसके बेनिफिट मेनली यही देखा गया था कि ओके इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अब चैलेंज यहाँ पे जो इसे किया गया है दैट इज़ अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिकल 19, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके थ्रू हम राइट टू नो को डिराइव करते हैं कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशंस मिल रही हैं इसमें डोनर्स की आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहती है। तो इससे जो राइट टू नो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब इसी को लेकर हमारे पास लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, ये जो आर्टिकल 19 के तहत राइट टू नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए एंड उसी के थ्रू हमने ये क्लॉज यहाँ पे पास किया है कि जो डोनर की एनोनिमिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 वीक्स का टाइम दिया गया है कि वो एक अपडेटेड डाटा रखें सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम के तहत कितनी कंट्रीब्यूशन मिली हैं। सो ये जो स्कीम आई थी कि हाँ जी इससे पॉलिटिकल डोनेशंस को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, अनअकाउंटेड कैश फ्लो जो है वो रुक जाएगा, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, बैंकिंग चैनल आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओके, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि आप प्रेजेंट कीजिए कि स्कीम के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या कंट्रीब्यूशंस मिले हैं। तो अब देखते हैं कि 2 वीक्स के बाद क्या हमारे पास इस केस में नया मेजर वर्डिक्ट आता है। एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. Moving ahead, our next news article is about an investigation agency of India, Enforcement Directorate. तो ईडी न्यूज़ में है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ईडी ने समन किया था एंड हेडलाइन यही है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ईडी के सामने प्रेजेंट नहीं हुए। हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैसे फंक्शन करते हैं, ये कौन कौन से केसेस में, कौन कौन से ऑफेंसेस में ईडी का रोल आता है। तो ईडी हमारे लिए पर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और जैसे फॉरेन एक्सचेंज लॉज की अगर वायलेशन होती है,
इनसे रिलेटेड ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अगैन ये एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है। कभी कभी हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं पुलिस से। पुलिस नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर फंक्शन करती है। ये याद रखना है आपने कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फंक्शन करता है। तो जब भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास पावर्स हैं। आप अपनी वीकली करंट अफेयर क्लासेस जो द्रोणाचार्य में होती हैं वहाँ पे बहुत डिटेल में जानेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में कि किस तरह ईडी की जेनेसिस हुई है, क्या स्ट्रक्चर है ईडी का, या फिर कौन कौन से स्टैट्यूटरी फंक्शंस ईडी को मिले हैं, किन किन एक्ट्स के तहत ईडी को पावर मिली हुई है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है ईडी की। तो इनको आप बहुत डिटेल में अपनी द्रोणाचार्य में जो वीकली करंट अफेयर क्लासेस आपकी होती हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए कि जब इसका ओरिजिन हुआ था तो 1956 में बेसिकली इस डायरेक्टोरेट का ओरिजिन हुआ था। तब इसे इन्फोर्समेंट यूनिट कहते थे, ठीक है। और उस टाइम पे इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत फॉर्म किया गया था। आज के टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर फंक्शन करता है, लेकिन जब जेनेसिस हुआ था तब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर इसे फॉर्म किया गया था, जिसमें बेसिकली हमारा जो फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, इसके तहत एक्सचेंज को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट को बनाया गया था। बट देन 1957 में इस ईयू को चेंज करके ईडी बना दिया गया। प्लस हमारा जो फेरा 1947 था इसे रिपील किया गया और फिर फेरा 1973 आता है। फिर हम देखते हैं कि 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर आता है, जिसके बाद ये जो फेरा 1973 का जो रेगुलेटरी लॉ था इससे रिप्लेस करके एक नया लॉ लाया जाता है विच इज़ फेमा, विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो इसके तहत यहाँ पे ये एक बड़ा एक्ट है जो कि ईडी को पावर्स देता है। साथ ही में हमारा जो इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम को फॉलो करने के लिए हमने जो PMLA एक्ट हम लेकर आए हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत भी ईडी को इसकी इन्फोर्समेंट के लिए पावर्स दी गई। तो और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, आप इसके बारे में पढ़ोगे। कॉफ़ी पोसा एक्ट है हमारे पास जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट है, उसके तहत भी इसे पावर मिली है। फेमा के तहत पावर्स मिली हैं, PMLA के तहत मिली हैं। अच्छा, देन वी हैव फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, उसके तहत भी ईडी को यहाँ पे पावर्स मिली हैं। तो इसको और डिटेल में आप अपनी जो आपकी करंट अफेयर क्लासेस होती हैं वहाँ पे देखेंगे। तो ईडी का जो ऑफिस है वो इस न्यूज़ आर्टिकल से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जोग्राफिकल लोकेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वेल, द हेडलाइन सेज कि लेबनान कंट्री में एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इज़राइल के कुछ पोजीशंस पे हिट किया है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल आज द हिंदू में था। अब देखिए यहाँ से चीज़ें आपने क्या याद रखनी है। पहली चीज़ ये, अलग अलग अभी जो हमारे पास मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो न्यूज़ में हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया। हमास आपने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू द गाज़ा एंड द पैलेस्तीन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हिजबुल्लाह की बात हो रही है। तो याद रखेंगे कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। तो एक तो ये याद रख लिया आपने। सेकेंडली, आपको लेबनान की लोकेशन पता होनी चाहिए। नाउ एज यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, लेबनान को प्रोमिनेंटली जो कंट्री बॉर्डर करता है दैट इज़ सीरिया। तो इसके आसपास मोस्ट ऑफ इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सीरिया। साउथ में लेबनान किसको टच करता है? इज़राइल को। तो यही वो एरिया है जिसके पर्सपेक्टिव में आज की न्यूज़ भी आई है। तो ये जो हिजबुल्लाह ग्रुप है ये साउथ ऑफ लेबनान में यहाँ पे मोस्टली लोकेटेड रहता है। यहाँ से आकर ये इज़राइल के ऊपर स्ट्राइक करके गया एंड यहाँ से ये इसे टारगेट कर रहा है। तो पहली बात, लेबनान को कौन कौन से कंट्रीज़ बॉर्डर करते हैं? सीरिया एंड इज़राइल। इज़राइल के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? लेबनान। उस लेबनान में कौन सा मिलिटेंट ग्रुप है? हिजबुल्लाह, जो कि वहाँ से इज़राइल को टारगेट कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ है, तो इसे आप जोग्राफिकल प्लेस इन न्यूज़ पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।